हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर की क्लास में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की क्लास जो आपका पेपर है उसके अंदर हम सबसे पहले फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी आधारभूत परिभाषाएं पढ़ेंगे। इसमें पहला जो है प्रपोजल की प्रस्ताव किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2A के अंतर्गत। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उसकी सहमति कार्य को करने या न करने के संबंध में प्राप्त हो, तो कहेंगे कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा है। एंड व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और द obtain from the doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act and abstinence, he is said to be make a proposal. नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉमिस या वचन। वचन किसे कहते हैं? जब वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा उस पर अपनी सहमति प्रकट कर देगा तो हम कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है तो वह वचन कहलाता है, अर्थात स्वीकृत प्रस्ताव ही वचन कहलाता है। जैसा कि यहाँ दे रखा है, इंग्लिश में भी डेफिनेशन है, वैन द पर्सन टू ह्यूम द प्रपोजल इज मैड सिग्निफाइज इज असेंट दैट टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड अ प्रपोजल वैन द एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोमिसर या प्रोमिसी। वचनदाता या वचन ग्रहीता हम किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज called the promiser and the person accepting the proposal is called the promisee। वह व्यक्ति जो प्रस्ताव रखता है प्रस्तावक या वचनदाता कहलाता है और प्रस्ताव स्वीकार करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाता है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, पारस्परिक वचन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2F, वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल अथवा आंशिक प्रतिफल होते हैं उन्हें हम पारस्परिक वचन कहते हैं। Promise which from the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises। नेक्स्ट डेफिनेशन जो बात कर रहे हैं हमें कंसिडरेशन, प्रतिफल किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या उसके करने से वो विरत रहा है, विरत मतलब अलग रहना, अथवा कोई कार्य करने से विरत रहने का वचन देता है तो ऐसा कार्य या उससे विरति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है एग्रीमेंट या ठहराव। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, एवरी प्रोमिसेस एंड द एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ इच अदर इज एन एग्रीमेंट। प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे का प्रतिफल हो ठहराव कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है व्यर्थ ठहराव, वॉइड एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारा जो सबसे पहला अधिनियम दे रखा है वह है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? ये सेक्शन 2H के अंतर्गत दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। इसमें पहली डेफिनेशन दे रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होता है। ब्लैकस्टोन ने अपनी डेफिनेशन दी है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट अपॉन अ सफिशिएंट कंसिडरेशन टू डू और नॉट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। अनुबंध किसी कार्य को करने या न करने का ठहराव है जिसमें कि पर्याप्त प्रतिफल होता है। सालमन ने परिभाषा दी है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है एवं उनकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है फ्रेडरिक पोलाक के अनुसार, एवरी एग्रीमेंट एंड द प्रोमिसेस एनफोर्सेबल एट लॉ इन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रत्येक ठहराव तथा वचन जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। एग्रीमेंट की इक्वेशन है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस दैट इज प्रोमिस, प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वैध अनुबंध के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होना चाहिए? उसमें फर्स्ट है प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रपोजल एंड द एक्सेप्टेंस।
वैध अनुबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना अति आवश्यक है। एक पक्षकार के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो दूसरे द्वारा उस प्रस्ताव पर उचित रूप से अपनी सहमति प्रदान की जाती है, तभी अनुबंध की उत्पत्ति होती है। यानी अनुबंध तभी क्रिएट होगा जब दोनों पक्षकारों की सहमति होगी। यदि दो पक्षकार एक साथ एक ही वस्तु के क्रमशः क्रय विक्रय के लिए प्रस्ताव करते हैं तो उसे ठहराव का जन्म नहीं होता, इसे प्रति प्रस्ताव कहते हैं। इसमें दो पक्षकार होना आवश्यक है। वैध अनुबंध की पहली विशेषता यह होती है कि दो या दो से अधिक पक्षकार का होना अति आवश्यक है। एक प्रस्तावक तथा वचनदाता होता है, दूसरा प्रस्ताव ग्रहीता या वचन ग्रहीता होता है। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अनुबंध की धारा 4 के अनुसार पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। वह व्यक्ति जो अनुबंध कर रहा है वह वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और जो राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित ना हो, ऐसे ही व्यक्ति जो हैं अनुबंध को कर सकते हैं। फिर होनी चाहिए कंसन होनी चाहिए, सहमति। वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों में सहमति का होना आवश्यक है, अर्थात दोनों ही पक्ष प्रस्तावक एवं स्वीकारकर्ता एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होने चाहिए। पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। वैध अनुबंध के लिए सहमति आवश्यक तत्व है, किंतु यह सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी भी दबाव में आकर दी गई सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं? तो इसमें 5 तत्व सम्मिलित किए गए हैं: उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती। यदि स्वीकृति में इनमें से कोई भी तत्व सम्मिलित है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जाता। इसीलिए कोई भी सहमति स्वतंत्र तब मानी जाती है जब इसमें उत्पीड़न ना हो, अनुचित प्रभाव का प्रयोग ना किया गया हो, कपट ना हो, मिथ्या वर्णन ना किया गया और गलती ना की गई हो। नेक्स्ट है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। वैध अनुबंध के लिए आवश्यक है कि पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन या वैधानिक प्रतिफल। किसी भी अनुबंध के लिए वैधानिक प्रतिफल का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रतिफल के कोई भी ठहराव व्यर्थ होते हैं। प्रतिफल वास्तविक और विधिपूर्ण होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि पर्याप्त हो। आंशिक प्रतिफल भी वैध माना जाता है। नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, वैधानिक उद्देश्य। अनुबंध के लिए उद्देश्य वैध होने आवश्यक है। यह उद्देश्य वैध नहीं है तो सभी विशेषताएं होने पर भी अनुबंध वैध नहीं माना जाएगा। अर्थ निश्चित हो, सर्टेनिटी। जिन ठहरावों में अर्थ निश्चित नहीं होता है वह अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। वैध अनुबंध के लिए आवश्यक है कि ठहराव में अर्थ होना निश्चित होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, निष्पादन की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। ठहराव का मुख्य उद्देश्य निष्पादन है। किसी भी ठहराव का निष्पादन संभव नहीं है तो वो वैध अनुबंध नहीं बन पाता है। अर्थात वैध अनुबंध का एक आवश्यक तत्व यह भी है कि ठहराव हैं तो पक्षकारों द्वारा निष्पादित किए जा सके। स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव न हो। एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ठहराव ऐसा न हो जो अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ कर दिया गया हो। लिखित साक्ष्य द्वारा प्रमाणित एवं रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। रिटर्न, सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड। अधिनियम के अनुसार यदि आवश्यक है तो उन ठहरावों को लिखित में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, तभी वह वैध अनुबंध का रूप ले पाएंगे। थैंक यू।